गुड मॉर्निंग। सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। जम करके अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने एंशिएंट और मिडिवल, प्राचीन भारत और मध्य भारत, इस 2 सेक्शंस को हम लोगों ने ब्रीफ में समझने का प्रयास किया। इसमें हम लोग ये जान पाए कि हमारा सिलेबस क्या है एंशिएंट और मिडिवल में। पूरे चैप्टर्स को आपने सामने रखा और वो आपस में किस तरीके से कोरिलेटेड है, इसको भी आप जान पाए। तो 2 बड़ी बात हो गई, उसको वहीं नहीं छोड़िएगा, उसको पेज पर एक निकाल करके 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिए, तो कम से कम किस जगह पे कहां कौन सी घटना हो रही है। और प्रत्येक चैप्टर से कुछ मोटी बातें, जो विशेष बातें थी, उसको भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री वह तीसरा सेक्शन जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने की एक आम तौर पर संभावना है। कभी कभी ये ट्रैक पलट भी जाता है, लेकिन आम तौर पर कहा जाए तो आपके कंडीशंस में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा जो प्रोस्पेक्ट्स है वो थोड़ा बिखरा हुआ भी है, थोड़ा उसको और सलीके से समझने की आवश्यकता ही पड़ती है। जैसा कि एंशिएंट मिडिवल में है, एंशिएंट मिडिवल फैक्चुअल ज्यादा है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में वाकई में सभी को कोरिलेट करके पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। जिसको कि मान लीजिए अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो दिक्कत होती है, क्योंकि आप चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कहीं बहुत पढ़ने के बाद तब कोरिलेट कर पाएंगे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखेंगे, वही सेम चीज, क्या आपका सिलेबस है, और उसको एक सिरे से अंतिम सिरे तक एक बार आपस में जोड़ करके आपको बता दें। ठीक, तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या हुआ मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में क्या था। पहले एक चार्ट बना लीजिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा, पहले एक चार्ट बनाइए, फिर उसको आपको हम कोरिलेट करके पूरा समझा देते हैं। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत। मॉडर्न हिस्ट्री आपका, जैसा कि कल हमने मिडिवल में आपको छोड़ा था 1707 1707 से लेकर टिल इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता तक, यह पूरा समय आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत आता है। 1707 से लेकर 1947 तक, 1700 से 1947 आप देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे उस सेक्शंस में वर्ष की संख्या घट रही है, लेकिन कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। आप मिडिवल देखिए, थोड़ा कम था, 750 से लेकर के 1700 तक 1000 वर्ष का ही लगभग था। मॉडर्न में आ जाइए तो 1707 से लेकर 1947 मतलब 1700 से अगर 1950 तक देखा जाए तो करीब 250 वर्ष का हुआ। लेकिन एक बड़ा इतिहास है इसमें। आप देखिएगा तो अगर हम इस 250 वर्ष को अगर आप थोड़ा बांट दें तो आप शुरू का जो 50 वर्ष है वो वैसा ही है जैसा कि आप मिडिवल हिस्ट्री की स्टार्टिंग में देखें। मतलब फिर वही बिखराव, एक केंद्रीय सत्ता का जाना, अनेक स्वतंत्र राज्यों का बनना, और फिर किसी नई शक्ति का केंद्रीय शक्ति के रूप में उभरना। शुरू के 50 वर्ष में ये हो जाएगा। तो उसके बाद फिर अगला जो 100 वर्ष करीब करीब है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तौर पर होगा। मतलब 1757 प्लासी से लेकर के और 1857 के रिवोल्ट तक। और तीसरा पार्ट 1857 से लेकर 1947, करीब करीब 90 वर्ष है वो, उसको भी 100 मान लीजिए। जैसा कि हम लोग आमतौर पे बोलते हैं 200 वर्ष की गुलामी, तो 90 वर्ष 100 वर्ष वो ब्रिटिश क्राउन का शासन।
तो ये 250 वर्ष को देखा जाए तो शुरू का 50 वर्ष, 100 वर्ष, फिर 90 वर्ष। ये पहले हम लोग सिलेबस के आधार पर एक चार्ट बनाया जाए पहले, तो इसको भी वैसे ही यहां पे जो पहला चैप्टर है, पहले छाप उतार लीजिए पहले, तब हम लोग बात करें इस पे। (1707) 1707 से 1857, ये 150 वर्ष को पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। इन 150 वर्षों में क्या हुआ पहले उसको देख लिया जाए, है ना। तो इस 150 वर्ष में वही है जो जिसको हमने अभी 3 पार्ट में बांटा था, वो वही है कि हमने फर्स्ट और सेकंड को साथ ही कर लिया। मतलब इस 150 वर्ष में फर्स्ट क्या बताया था हमने, शुरू का वो 50 वर्ष जब वो उथल पुथल की स्थिति होगी, और अगला 100 वर्ष हमने आपको बताया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की नींव पड़ेगी प्लासी से, और फिर विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार तक। ये 2 पार्ट है, उसको हम एक साथ यहाँ पर, चूंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं तो हम एक ही साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो 1707 से 1857 तक इन 150 वर्ष में क्या क्या हुआ, तो वही 2 पार्ट है। पहला ट्रांजिशन फेज, दूसरा कंपनी का शासन, पहले एक्सपेंशन और फिर उनकी अपनी रूलिंग। तो ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य का पतन पहले तो यही होगा, जैसे हम लोग एंशिएंट से मिडिवल में भी गए थे कि केंद्रीय सत्ता पहले जाएगी। तो मुगल साम्राज्य का पतन, और ये कब से कब तक, ये है आपका 1707। कल भी हमने आपको बताया था कि मुगल एम्पायर, मुगल डायनेस्टी जो है वो 1857 तक है। कुछ हिस्सा हम लोग एंशिएंट में, कुछ हिस्सा हम लोग मेडिवल में पढ़ते हैं और कुछ हिस्सा हम लोग मॉडर्न में पढ़ते हैं। तो मॉडर्न वाला पार्ट 1707 से 1857 तक है, इस डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। फिर सेकेंड जो पार्ट है आपका राइज ऑफ रीजनल पावर्स, मतलब स्वायत्त या क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, स्वतंत्र स्वायत्त राज्यों का या स्वतंत्र राज्यों का कह लीजिए। एवं हम यही जोड़ दे रहे हैं आगे भी, एवं ब्रिटिश प्रभुता की नींव व विस्तार। ठीक, अब इस नींव और विस्तार में हम लोग जो बात करेंगे उसमें हम लोग बंगाल की बात करेंगे, हम लोग अवध की बात करेंगे, हम लोग हैदराबाद की बात करेंगे, हम लोग मराठे की बात करेंगे, मैसूर की बात करेंगे, पंजाब की बात करेंगे और अन्य वो पढ़ने के दरमियान ब्रिटिश प्रभुत्व। ये आपको जो स्वतंत्र राज्यों का उदय लिखा है इसमें यही राज्य है यहाँ पर जो हमने एक साथ जोड़ दिया है। तो अभी हम लोग इसको समझेंगे। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे नेचर क्या था इस विद्रोह का, मतलब प्रकृति क्या थी, कारण क्या था, नेचर क्या था, कॉजेस क्या थे, स्टार्ट कैसे हुआ और कैसे
उसका एक्सपेंशन हुआ, कैसे विस्तार हुआ। तो प्रारंभ कैसे हुआ और कैसे वो एक्सपेंड कर गई एक बड़े क्षेत्र में, विस्तार। फिर असफल क्यों रहा, मतलब असफलता के कारण, कॉजेस ऑफ फेल्योर, असफलता के कारण। और लास्ट में असफल होने के बावजूद क्या कोई रिजल्ट था, कोई परिणाम था। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। और लास्ट में हम लोग कुछ चीजें देख लेंगे अन्य करके। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, पहले हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। फिर हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय संगठन, फिर अखिल भारतीय संगठन, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, इस अखिल भारतीय संगठन में किसका नाम है, वो है कांग्रेस। (1885) इसी कांग्रेस के लीडरशिप में आंदोलन के 3 चरण हैं। वो कौन कौन है? नंबर 1, उदारवादी युग, मॉडरेट्स, उदारवादी युग। नंबर 2, उग्रपंथी विचारधारा का युग, मतलब एक्सट्रीमिस्ट्स। और तीसरा, गांधी युग। पहला जो है वो 1885 टू 1905, मतलब 1885 से लेकर 1905 तक है। दूसरा 1905 से लेकर 1919 तक है। और तीसरा 1919 से लेकर 1947 तक है। वैसे इस दौर में और भी चीजें हैं, जैसे आप कह सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, लेकिन सब अब थोड़ा सा लिखना ठीक नहीं होगा, थोड़ा दिक्कत भी होगी। या साम्यवादी और समाजवाद, ये भी आपको उसी पार्ट में आ जाएगा। और छोड़ सकते हैं हम लोग। अन्य में कंपनी शासन से ही और अब तक में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उस दौर से लेकर, जैसे कुछ अदर मूवमेंट्स हैं, चाहे वो निम्न जाति आंदोलन हो, चाहे वो कोई जनजाति आंदोलन हो, चाहे समाज सुधार आंदोलन हो, चाहे वो शिक्षा और प्रेस का विकास हो, पत्र पत्रिकाएं हैं, संवैधानिक सुधार से संबंधित जो मुद्दे हैं, तो वो अन्य में हम इसको डाल दे रहे हैं। वो कंपनी के शासन समय में भी है और क्राउन के शासन के समय में भी है, मतलब 1857 से पहले भी और 1857 के बाद भी। ठीक, किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है, तो हम उन चीजों को अन्य में डाल दे रहे हैं। तो वो क्या होंगे? सामाजिक, धार्मिक, सुधार आंदोलन
जहां आ लिखकर एक बिंदु बना हुआ उसको हमेशा आंदोलन समझिएगा, पूरी बात वहां पे उचित भी नहीं है लिखना। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसके बाद किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट, मजदूर आंदोलन, ट्रेड यूनियंस कह लीजिए, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद शिक्षा एवं प्रेस का विकास, पत्र पत्रिकाएं, और भी बहुत चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे अकाल आयोग, या और एक लिख सकते हैं हम लोग ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, संवैधानिक सुधार या संवैधानिक विकास, और भी चाहें जो टॉपिक्स तो नहीं कहेंगे, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय आदि बहुत सी चीजें अन्य में आ सकती हैं। वो इतनी बातें हैं ये आपका सिलेबस। कुछ एक चीजें और भी हो सकती हैं। यहां पर बंगाल में आप लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि बंगाल 1719 से हम 72 तक का समय दे रहे हैं इसमें, और इसमें हम लोग प्लासी, बक्सर, द्वैध शासन, इन मुद्दों पर बात करेंगे। अवध 1722 से 1856 तक का समय है इसमें, और ये है कुशासन का आरोप। अभी आप समझेंगे, बस आप उतार लीजिए। हैदराबाद 1724 से 99 तक, 1799, और इसमें क्या है, इसमें है सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। मराठा, अब देखिए मराठा कल हम बताए थे कि शाहजहां के शासनकाल के शुरू होते ही उसी वर्ष शिवाजी का जन्म था। कल हमने बताया था ये बात। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था। पूना में शिवनेर तक पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, शिवनेर का किला है, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। और 1627 में ही जहांगीर की मृत्यु हुई थी, शाहजहां शासक बना था। तो मराठा भी दो पार्ट में है, कुछ हिस्सा मिडवल में है और कुछ हिस्सा मॉडर्न में है ना। तो मिडवल में 1627 से स्वाभाविक है 1707 1707 तक होगा। उसके बाद जो मराठे हैं वो 1707 से लेकर उसके आगे, तो हम मॉडर्न का ही पार्ट यहाँ लिख रहे हैं। 1707 से अगर हम लिख दें यहाँ पे तो 1818 तक, और 3 युद्ध हैं यहाँ। मतलब अभी आप केवल लिख लीजिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैसूर 1761 से 99 4 युद्ध हैं। पंजाब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, पंजाब तो आप देखेंगे तो करीब करीब 1800 ईस्वी के आसपास है ना। लेकिन हम यहाँ पे डेट रणजीत सिंह के जन्म से दे रहे हैं, वो है 1780। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के जो प्रधान महासिंह थे, उन्हीं के पुत्र थे। तो 1780 लिख रहे हैं, इसको समझिएगा कि पंजाब एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तो 1800 के आसपास है, जब लाहौर अमृतसर को भंगी मिसल से जीता गया था। लेकिन
हम रणजीत सिंह के जन्म से ही रख रहे हैं, तो 1780 से 1848 तक यहां पे 2 युद्ध हैं। अन्य छोटे छोटे राज्य कह लीजिए। 3 युद्ध थोड़ा सा शायद लिख पाना मुश्किल हो, फिर भी कोशिश करते हैं। ये 3 युद्ध कब कब हैं तो आप लिख सकते हैं अगर जगह है तो 1775 से लेकर 82 तक, 1802 से लेकर 6 तक और 1817-18। 4 युद्ध थोड़ा मुश्किल है, आप चाहें तो छोड़ दीजिएगा। 1767 से 69 तक, फिर 80 से 84 तक, फिर 90 से 92 तक और फिर 99, मतलब 1700 में ही सब कुछ है। पंजाब में भी 2 युद्ध हैं, 1845-46 और फिर 1847-48। हम क्यों 48 लिख दे रहे हैं? अगर आप लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज युद्ध को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन इसका स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिए और इसे अगर आप ठीक से समझ गए तो आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें हम दोबारा भी बोलेंगे। अगर बाई चांस आपको ना समझ में आ रहा हो तो हमारे बोलते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। पूरा मैटर है, पूरा मैटर बोर्ड पे है। तो हमको लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम लिखने का समय आपके लिए नहीं छोड़ रहे हैं बनाने का। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले करके और फिर उसको छोड़िएगा नहीं, आप खाली समय में बैठ करके उसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। इसको समझ पाने से आपको काफ़ी आसानी होगी। जैसे मान लीजिए यहीं पे है बंगाल, अवध, हैदराबाद, मराठा, मैसूर, ढेर सारे हैं। अगर चूंकि सब एक ही आसपास में हैं तो अगर इसको आप आपस में जोड़ करके पढ़े हुए होंगे या कुछ चीज़ों को याद रखेंगे तो थोड़ी आसानी होती है। कि अगर हम मैसूर युद्ध की बात कर रहे हैं और उस समय कोई मराठा युद्ध भी हुआ है तो आप कोरिलेट कर पाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा जो चीज़ ये जब से ये चीज़ें हैं, ऐसे तो बिल्कुल फैक्चुअल हो गया, आपको लगेगा इसका कोई ऐसे सीधा मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं वो कोरिलेट करने में आसानी होती है। तो कुछ चीज़ें याद कर लेना अच्छा है। अब हम लोग आ जाएं सीधे मुद्दे पर। इसमें पहला चैप्टर इन द सेंस जो हमने 4 पार्ट बनाए हैं उसमें पहला पार्ट, ठीक, पहला पार्ट देखिए। उसमें है, हमने आपसे कहा 150 वर्ष का समय। कल हम लोग कहां छोड़े थे? कल हम लोग 1707 में औरंगजेब की मृत्यु पर हमने मिडवल हिस्ट्री को समाप्त किया था। हमने आपसे कहा था कि अंतिम महत्वपूर्ण मुगल शासक जो था, योग्य शासक, वो औरंगजेब था। तो अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कह सकते हैं औरंगजेब के बाद। तो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके बाद फिर कोई योग्य शासक नहीं हुए औरंगजेब के बाद मुगलों में। हालांकि वो लोग 150 तक अभी राज शासन करेंगे, लेकिन इस 150 वर्ष में औरंगजेब की मृत्यु से बाद से लेकर के जो भी शासक हुए, अब हमें तो उन सबको पढ़ना है, अभी आपको हम बोल भी सकते हैं लेकिन शायद आप मिस कर जाएंगे। औरंगजेब के 3 लड़के थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। उन्हीं में मुअज्जम अगला शासक हुआ। मुअज्जम के बाद अब और घटनाएं क्या हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शासक फिर भी। मुअज्जम के बाद जहांदार शाह के पश्चात फर्रुख सियर, फिर रफ़ी-उद-दरजात, फिर रफ़ी-उद-दौला, फिर रोशन अख्तर जिसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते हैं, फिर अहमद शाह, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, अली गौहर शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय, जिसको हम लोग बहादुर शाह जफर भी कहते हैं क्योंकि वो जफर उपनाम से कविता लिखते थे। तो कह सकते हैं कि औरंगजेब के बाद भी शासकों की एक लंबी लिस्ट है।
मुअज्जम से लेकर, मतलब बहादुर शाह प्रथम उसी को कहते हैं, वहाँ से लेकर बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर तक। लेकिन इनमें कुछ बीच में एक आध को कह सकते हैं थोड़े ठीक, अदरवाइज ये लगातार ये शासक जो थे वो अयोग्य साबित हुए, कमज़ोर साबित हुए और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया, जिसके लिए कुछ पीछे पृष्ठभूमि में थी, वो औरंगजेब के समय से ही थी। तो वो हम लोग अपने स्टडी के दौरान देखेंगे। अभी हम लोग यही बस कह रहे हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से लेकर 1857 तक पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि मुगल जो शासक हुए लेकिन वो उतने योग्य नहीं थे, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे और अंत हो गया, समापन हो गया। अब स्वाभाविक है, अगर आप एंशिएंट और मिडिवल को आप देखें तो स्वाभाविक है कि अगर एक केंद्रीय सत्ता, एक केंद्रीय शक्ति अगर जा रही है तो पहला कार्य क्या होगा। जैसा कि आप देखिए एंशिएंट से मिडिवल के बीच में भी वही हुआ था। तो पहली चीज क्या होगी कि इसी मुगल साम्राज्य की जो प्रोविंसेस हैं, जो राज्य हैं, वो स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में आ जाएंगे, क्योंकि अगर केंद्र कमजोर है तो जिसको जब जहां मौका मिलेगा, यही नहीं वो शक्तियां जो अगर पहले से थीं, भले ही वो मुगलों के अधीन नहीं रही हो, उनको भी मौका मिलेगा आगे बढ़कर निकलने का, तो वो सभी यहां पर दिखाई पड़ेंगे। जैसे बंगाल हमने देखिए लिखा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने ये डेट लिखा है कुछ एक में, ये पहला जो डेट है वो उस राज्य के स्वतंत्र होने का है, और जो दूसरा डेट है वो उस राज्य के कंपनी के अधीन आने का है, मतलब ब्रिटिश शासन के अधीन आने का है, कह सकते हैं। ठीक, तो अब ये आपके लिए आसान होगा, अगर आपको ये एक बार याद है तो बहुत कुछ आसान हो जाता है पढ़ते समय। तो जैसे बंगाल है, 1719 में बंगाल स्वतंत्र हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था, मुर्शिद कुली खान ने लगभग स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अब हम लोग जब बंगाल पढ़ेंगे तो 19 से लेकर 72 तक बंगाल में स्वतंत्र होने की प्रक्रिया से लेकर और लास्ट तक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जाने तक, मतलब कंपनी के शासन तक आने तक जितने नवाब हुए हमको सबको पढ़ना होगा, लेकिन वो चैप्टर पढ़ते समय जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा पढ़ रहे होंगे तब। अभी हम लोग केवल एक आउटलाइन बनाइए केवल कि 1719 में बंगाल जो मुगल सूबा था लगभग स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में, और 1772 में वह पूर्णतया कंपनी शासन के अधीन चला गया। क्या हुआ था इसमें? इसमें प्लासी हुआ था, आप लिख सकते हैं आगे 1757, इसमें बक्सर हुआ था 1764, और इसमें द्वैत शासन 1765 से 72 तक। तो ये सब थोड़ा सा बहुत जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। मतलब हम आपसे कहें कि बंगाल कैसे अंग्रेजों के पास गया, तो उस प्रक्रिया को हमने लिख दिया है सभी में, कि किस में युद्ध हुआ था, किस में किसी ट्रीटी, किसी संधि का इस्तेमाल किया गया, किस में कोई आरोप लगाकर हुआ, तो वो सभी चीजें हमने लिखा है। तो बंगाल में क्या लिखा है कि बंगाल जो शुरुआत हुआ वो प्लासी से हुआ। यहाँ पे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि न तो प्लासी और न ही बक्सर, ये दोनों ही युद्ध कंपनी की ओर से जो लड़े गए या हुए जिन परिस्थितियों में, इनका उद्देश्य कतई अंग्रेजों की ओर से बंगाल पर कब्जा करना नहीं था। प्लासी की भी परिस्थितियां अलग थी और बक्सर की भी परिस्थितियां अलग थी। ये जरूर है कि इन युद्धों में सफलता के पश्चात प्लासी तो एक धोखा ही था, धोखे से जीता था अंग्रेजों ने, क्लाइव ने, लेकिन बक्सर धोखा नहीं था। 1764 में जब बक्सर हुआ तो उसमें वो एक रियल युद्ध था और 3 बड़ी शक्तियां हारी थी। वो कौन कौन थी? वो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, पीछे लास्ट से तीसरा, अवध का उस समय का नवाब था शुजाउद्दौला, और बंगाल का हटाया हुआ नवाब था मीर कासिम। ये तीनों लोग मिल करके हार गए। यही युद्ध निर्णायक था अंग्रेजों के लिए, आया हुआ क्वेश्चन कई बार है। इसी युद्ध के पश्चात तब अंग्रेजों ने अब आगे का स्टेप लेना शुरू किया और उन्होंने कहा कि नहीं, अब व्यापार क्या, अब तो सत्ता दिखाई पड़ रहा है। और उन्होंने वही 65 से 72 तक बंगाल में पहले द्वैत शासन लगाया, उसको भी हम लोग बाद में देखेंगे। द्वैत शासन मतलब दोहरा शासन, डायआर्की, कुछ कार्य अपने हाथ में, कुछ कार्य बंगाल के नवाब के हाथ में, और 72 में पूर्णतः बंगाल का शासन अपने हाथ में ले लिया। इसको हम लोग इतना ही नहीं है लगा कि तो समाप्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है, बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, कंपनी का। ठीक,
उसके बाद अवध की बात आती है, जो जिस क्रम में स्वतंत्र हुए थे हम उसकी बात कर रहे हैं। 1722 में अवध भी मुगल सूबा था। 1722 में सआदत खां के नेतृत्व में अवध स्वतंत्र हुआ, लेकिन अवध सबसे लास्ट में कंपनी के अधीन आया था 1856 में। दूसरा हमने यही कहा था, इस पे भी ध्यान दीजिए, इस पे भी ध्यान दीजिए। हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों का है। स्वतंत्र होने का क्रम अलग हो सकता है और ब्रिटिश राज्य में मिलने का क्रम अलग हो सकता है। हमने यहाँ इस क्रम का ध्यान रखा है। तो 1856 1856 में अवध भी कंपनी के अधीन चला गया, लेकिन किस आधार पर? बैड गवर्नेंस, कुशासन का आरोप लगाया अंग्रेजों ने। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कि अच्छा शासन नहीं है। कहा भी जाता है कि ये डलहौजी का सबसे घृणित कार्य था, क्योंकि अवध लगातार अंग्रेजों का मित्र रहा, लेकिन बाद में उसने इस आधार पर विलय कर लिया। तीसरा है आपका हैदराबाद। हैदराबाद 1724 में मीर कमरुद्दीन चिनकुलिच खां निजामुल मुल्क, इसको हम लोग केवल निजाम भी कह लेते हैं, चिनकुलिच खां भी कह लेते हैं, उसी के नेतृत्व में 1724 में हैदराबाद स्वतंत्र हुआ। एक युद्ध हुआ था, शकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, और उसी युद्ध के पश्चात हैदराबाद स्वतंत्र हुआ। लेकिन इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ। 1799 में वेलेस्ली एक ट्रीटी लेकर आया था, जिसको सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं। उस सहायक संधि के जो प्रावधान थे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, बस ये कह लीजिए कि अपनी सुरक्षा की संतुष्टि पर बहुत से समझौता करने पर शासक तैयार हो गए। हम इतना ही अभी बता रहे हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा, हमको लास्ट तक पहुंचना है। तो सहायक संधि, और इस संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला था हैदराबाद। हालांकि आपके एग्जाम्स में क्रम भी पूछा हुआ है, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, HMT आप याद कर सकते हैं, घड़ी है, एक ब्रांड है। तो हैदराबाद सबसे पहले, तो हैदराबाद किस आधार पर गया? एक संधि को स्वीकार करके गया। उसने अपनी सुरक्षा का दायित्व दे दिया कंपनी पर और उसके बहुत से शर्तों को स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात मराठा देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हम लिखें मराठों को तो 1627 से लिख सकते हैं, हमने फिर कहा आपसे, लेकिन मॉडर्न की बात है तो हम 1707 से लिख रहे हैं, क्योंकि यहीं से शाहू का दौर शुरू होगा। थोड़ा ज़्यादा बताएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। अभी बस यही समझिए कि 1707 से मराठों का एक नया युग शुरू होता है, जो पिछले मेडवल में शिवाजी की मृत्यु के पश्चात थोड़ा डार्क साइड में चला गया था। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद 80 से लेकर के 1707 तक का समय मराठों के लिए अच्छा नहीं था। इस दौर में संभाजी, फिर राजा राम के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई, लेकिन ये लोग संघर्ष करते रहे। मराठा स्वतंत्रता संग्राम के रूप में यह टाइम फेस जाना भी जाता है, लेकिन समय पलटा। उधर औरंगजेब गया और इधर शाहू आए, और शाहू क्या आए? आप सच कहिए तो योग्य पेशवा आए। तो 1707 से लेकर 1818 तक इन मराठों का उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ। और हम पूरे में एक बात फिर बताएं कि मुगलों के इस पतन की प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने के बाद जो केंद्रीय शक्ति की लड़ाई शुरू हुई कि केंद्र में कौन रहेगा, लीड करेगा, वो इस दौर में मराठे ही थे। मराठे 50 वर्ष के भीतर टॉप पर थे। 1752 में मराठे मुगलों से चौथ और सरदेशमुखी जैसा टैक्स देने लगे, जिसको अगर हम लोग अपनी भाषा में कहें तो एक तरह से वो गुंडा टैक्स है, हफ्ता है। वो कहते हैं कि जो हमें यह टैक्स दे रहा है, चौथ पहुंचा रहा है, हम उसके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, और अगर किसी और ने उस पर आक्रमण किया तो हम उसकी सुरक्षा भी करेंगे। तो आज की भाषा में अगर हम लोग आम बोलचाल में कहें तो तरह से हफ्ता जैसा ही चीज हुआ। अगर ये मुगल दे रहे हैं मराठों को, तो ये बात क्या कह रहा है? ये बात ये कह रहा है कि मराठे निश्चित तौर पर उसमें शीर्ष पर थे। लेकिन आप यूं कह लीजिए कि भारत का दुर्भाग्य था कि कुछ ऐसी चीजें बस 8-10 वर्षों के बीच में हुई जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। वो प्लासी से लेकर और बक्सर तक के बीच की बात है। 3 युद्ध हैं, 2 की चर्चा तो हमने यहां कर ही दिया और एक की चर्चा मराठा में हम कर दे रहे हैं। कल भी हमने बात कही थी पानीपत का तीसरा युद्ध, है ना। तो प्लासी अंग्रेजों ने जब जीता तो वो एक रियल बैटल था ही नहीं,
अनायास ही एक सफलता उनको मिली, कह लीजिए वो धोखे से मिली। बक्सर को उन्होंने जीता, लेकिन बक्सर जीत जाने के बाद भी, अगर प्लासी जीतने के बाद भी अगर मराठे रेस में होते तो बक्सर उतना निर्णायक नहीं होता जितना कि हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एक युद्ध है 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत के तीसरे युद्ध ने बड़ा नुकसान किया, केवल मराठों का ही नहीं बल्कि भारत का नुकसान किया। क्योंकि मराठे ही वो शक्ति थे जो किसी को भी रोक सकते थे उस समय, क्योंकि वो केंद्रीय शक्ति लगभग बन चुके थे। लेकिन इस पानीपत के तीसरे युद्ध ने मराठों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद मराठे भी नहीं उभर पाए और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट जो था, अप्रत्यक्ष जो लाभ है, वो मिल गया अंग्रेजों को। क्योंकि मराठों के हारने के बाद जो फिर एक वैक्यूम बना, वो कहीं ना कहीं लाभ दे गया अंग्रेजों को, क्योंकि कोई था ही नहीं अब। और वही अंग्रेज जो इस स्लोगन के साथ यहां आए थे कि भूभाग नहीं व्यापार, वही अंग्रेज अब भारत में शासन करने की तरफ बढ़ने लगे। भारतीय क्षेत्र में उनका अधिकार होना शुरू हो गया। 64 जब उन्होंने जीता तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि 65 से 72 तक उन्होंने पहले फूक फूक कर कदम रखा। उन्होंने अचानक बंगाल पे नहीं कहा कि मेरा अधिकार हो गया, जीतने के बाद भी बक्सर को 3-3 लोग को हराने के बाद भी कहा कि नहीं, द्वैत शासन है। जब द्वैत शासन भी चलाया उस नवाब के साथ मिल करके, तब उनको लगा कि नहीं, अब पूर्णतया सत्ता अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। और उसके बाद पहला यही बंगाल था 72, फिर उसके बाद तब यही लाइन लगी हुई थी। तो मराठे जो सत्ता के शीर्ष तक पहुंच करके फिसल गए, जो एक अगली केंद्रीय शक्ति बनते बनते रह गए, न केवल मराठे बल्कि भारत का नुकसान हुआ। और कंपनी जो एक व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, एक शासक वर्ग में तब्दील हो गई। और प्लासी जिसको कि उसकी नींव माना जाता है, उसके पश्चात तो फिर विभिन्न राज्यों का लाइन लग गया। तो मराठे 3 युद्ध हुए। अब होगा क्या, जब अंग्रेज लीड करेंगे तो जो भी है ये सबका सामना अंग्रेजों से होना है। अगर मराठे होते तो मराठों से सामना होता, क्योंकि जिसको केंद्रीय शक्ति बननी है, जिसको टॉप पर पहुंचना है, उसको हर क्षेत्रीय शक्ति को अपने अधीन करना होगा, तो युद्ध तो होनी ही होनी है। तो ऐसी स्थिति में मराठों का सीधे युद्ध हुआ अंग्रेजों से। वो 3 युद्ध हैं, 1775 से 82, 1802 से 1806 और 1817-18। ये याद रखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा होगा। हम यही बार बार कहेंगे, क्योंकि जब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब इस युद्ध को पढ़ेंगे तो पूरी परिस्थितियों को जानना होगा कि उसमें क्या हुआ था, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, वो क्या परिस्थितियां थी, किससे हो रही थी, तो ज़्यादा मजा आएगा उसमें। इसलिए कम से कम हम चाहेंगे कि जो बोर्ड पर हम चार्ट बनाए हैं उसको आप मिस नहीं करिएगा। उसके बाद इस 3 युद्ध के पश्चात, अर्थात एक लाइन में कह सकते हैं कि मराठा राज्य युद्ध के द्वारा ब्रिटिश मतलब कंपनी के शासन अधीन चला गया। फिर मैसूर एक नया राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। जैसे हमने कहा ना, कुछ मुगल सूबे से स्वतंत्र हुए और कुछ मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र हुए कुछ सूबे। कुछ पुरानी शक्ति जैसे मराठे, मौके का फायदा मिला, पहले थे औरंगजेब के समय थोड़ा डाउन पड़े थे, लेकिन अब फिर उभर कर आ गए। और कुछ एक नई शक्तियां भी, जैसे मैसूर एक विजयनगर का ही पार्ट था। कल आपको याद होगा विजयनगर हमने बताया था कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान जो विभिन्न विद्रोह हुए थे, जिसकी वजह से अनेक स्वतंत्र राज्य बने, उनमें एक विजयनगर भी था। 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था। तो उसी विजयनगर का जब बाद में तालीकोटा युद्ध के बाद काफ़ी जब पतन हुआ, तो उसी विजयनगर के एक क्षेत्र पर मैसूर हैदर अली ने 1761 में स्वतंत्र मैसूर राज्य की नींव डाली। लेकिन स्वाभाविक है, अंग्रेज जो 65 के बाद विजय की मुद्रा में थे, विस्तार की दिशा में बढ़ रहे थे, तो इनका भी नंबर आना ही था। तो मैसूर 4 युद्ध मैसूर से भी हो गए, लेकिन वो बहुत जल्दी थे, इसी शताब्दी में ही हो गए। 67 से 69 तक मद्रास की संधि हुई थी। इसके बाद 82-84 तक इसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। 82 में मंगलौर की संधि हुई थी। 90-92 श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और 1799 टीपू की मृत्यु हो गई थी और मैसूर भी चला गया। उसके बाद पंजाब, हमने बताया रणजीत सिंह, जब उनके पिता का देहांत हुआ तो रणजीत सिंह अपने मिसल के प्रधान बने और बहुत जल्दी ही उन्होंने फिर पश्चिम वाला जो हिस्सा है आपका, पंजाब वाला जो बेल्ट है, उस क्षेत्र में उन्होंने एक मजबूत ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। लेकिन बहुत लंबा समय वो भी स्वतंत्र रूप का जीवन नहीं जी पाए सिख राज्य, और युद्ध का सामना करना पड़ा उन्हें भी। हालांकि वो युद्ध बहुत बाद में हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो पंजाब में जब रणजीत सिंह थे तो वो 1809 से ही लगभग पंजाब अंग्रेजों के अधीन ही कह लीजिए,
मतलब बिल्कुल एक सॉवरेन स्टेट के रूप में नहीं दिखाई पड़ा। तो 1845-46 में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। अभी आप देखिए केवल हम उन जगहों की बात कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां थी, क्या हुआ था, क्या परिणाम निकला, वो हम लोग जब पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अभी हम लोग केवल ये बात कर रहे हैं कि 1845-46 में युद्ध हुआ, उसी साल संधि हुई थी लाहौर की। उसके बाद 1847-48 में 47 में युद्ध की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, हमने 48 लिख दिया है। पंजाब राज्य का भी कंपनी राज्य में कंपनी के अधीन आ गया था। तो इस तरीके से एक बड़ा और छोटे छोटे को तो चर्चा ये भी नहीं हुई है, जो कि एक एक 2-2 लाइन वाले हैं। तो इस तरह से हमने आपको केवल अभी पहले चैप्टर की बात बताई कि मॉडर्न हिस्ट्री का पहला 150 वर्ष, पहली चीज धीरे धीरे केंद्रीय शक्ति के रूप में जो मुगल सत्ता थी वो जाएगी। दूसरी चीज उसके इस जाने की प्रक्रिया की वजह से, अर्थात केंद्र के कमजोर पड़ने की वजह से